जिंदगी कई बार हमें ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां हमें समझ ही नहीं आता कि क्या गलत है और क्या सही। कई दिनों से मैं इस उधेड़ बुन में थी। मन बेचैन था। सोच रही थी कि अपने दिल का हाल आपसे बयां करूं या नहीं। मैं अंदर ही अंदर खोटी जा रही थी। अपनों से भी अपना हाल बयां नहीं कर पा रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी। समझ नहीं आ रहा था कि दो मजहबों की चक्की में मेरी जिंदगी पिसी जा रही थी। हिंदू और मुस्लिम, ये दो लफ्ज कानों में बहुत शोर करने लगे थे और मैं अपने कानों को बंद करके अक्सर अपने मन को बहलाने लगती थी कि सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरे अम्मी अब्बा कम पढ़े लिखे थे, लेकिन हमारी पढ़ाई में अब्बा ने कभी कोई अड़चन आने नहीं दी। अब्बा की बस एक ही शर्त थी, स्कूल में पास होती रहोगी तो पढ़ती रहोगी, फेल होते ही घर बैठा दूंगा। लेकिन फेल होने की कभी नौबत ही नहीं आई और मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती चली गई। और एक दिन फैसले की वो घड़ी भी आ गई जहां मैंने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लिया, जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता था कि मेरे लिए गए इस फैसले का असर मेरे परिवार पर क्या होने वाला है। मैं फातिमा, पूरा नाम फातिमा सैयद शेख है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में संभाजी नगर जिले की रहने वाली हूँ। मेरा ताल्लुक उस समाज से था जहाँ लड़कियों का बाहर अकेले निकलना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए मैं भी घर के बाहर कम ही निकला करती थी। हमने अपनी कम्युनिटी में ज्यादातर औरतों को पिटते ही देखा है, जहाँ एक औरत को अपने शौहर की हर बात माननी ही होती है। अगर बात नहीं मानती तो मार पक्की। अब्बा का खौफ हमेशा मन में बैठा रहता था। अम्मी की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां घर से बाहर निकले, पढ़ाई करें, लेकिन हमारे समाज में पीरियड शुरू होते ही लड़कियों को बालिग मान लिया जाता है। बस फिर क्या, घर से ऑर्डर ही यही रहता है कि नकाब, हिजाब और बुर्का पहनकर ही बाहर निकलो, आंखें नीची नीची करके चलो, कहीं भी जाओ ग्रुप में जाओ। हर रोज यही बातें सुन सुनकर कान जैसे पक गए थे। मुझे बंधा बंधा सा महसूस होता था। ऐसा लगता था मानो मेरी जिंदगी जंजीरों में जकड़ दी गई हो। जब मैं दूसरे समाज की लड़कियों को आजाद, खुलेआम, मन चाहे रंग बिरंगे और तरह तरह के कपड़े पहनकर घूमते देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था मानो मैं एक पिंजरे में कैद उस पंछी की तरह हूँ जो अपने कैद खाने को तोड़कर उड़ना चाहती है। इस तरह अपने मन को कोसना बड़ा खराब लगता था। खुद पर ही बहुत गुस्सा तो आता ही था, खुद से नफरत भी होने लगी। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए हमेशा स्कूल और कॉलेज में टॉप किया, लेकिन फिर भी बीए के बाद एमए करने से घर वालों ने मना कर दिया था। कई दिन तक अब्बा को मनाने के बाद एक प्रोफेसर की मदद से मैंने एमए में दाखिला लिया। इस बीच घर पर लड़कों के रिश्ते आने लगे थे। कोई लड़का ऑटो चलाता था, कोई ठेला लगाता था, तो कोई सूतली बनाता था। हमारे मुस्लिम समाज में लड़के बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे। मैं पढ़ी लिखी थी, तो मुझे ऐसी जिंदगी मंजूर नहीं थी। मैं कुछ उम्मीदें लेकर जी रही थी। मेरे अपने भी सपने थे। एक दिन अखबार में स्कॉलरशिप का विज्ञापन देखा, अप्लाई किया तो वो स्कॉलरशिप मुझे मिल गई। फिर मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लिया और पास होने के बाद कई जगह नौकरियां की। इसी दौरान मेरी मुलाकात नितांत से हुई, जो कि एक ब्राह्मण लड़का था। उसने मेरे करियर और जिंदगी में एक अच्छे दोस्त की तरह काफी मदद की। गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे उसके लिए मेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ने लगा था। नजदीकियां बढ़ने लगी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये दोस्ती प्यार में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। नितांत भी मुझसे बहुत प्यार करता था और जब एक ऐसा दिन आया जिसमें मुझे अपनी जिंदगी के बारे में निर्णय लेना पड़ा, तो मैंने नितांत के साथ ही शादी करने का निर्णय लिया।
और आप भले ही यकीन ना करें, लेकिन नितांत को शादी के लिए मैंने ही प्रपोज किया था। अब वो दिन भी आ गया था कि मुझे इस फैसले के बारे में घर वालों को बताना था। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके अम्मी को अपने रिलेशन के बारे में बता ही दिया। मुझे पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। वो बहुत नाराज हुई और जब यह बात अब्बा को पता चली तो मुझ पर पाबंदियां लगा दी गई, घर से निकलने की पाबंदी। नितांत ने भी अब्बा को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन एक मुस्लिम बाप अपनी बेटी के लिए हिंदू ब्राह्मण लड़के को कैसे कबूल करते। कुछ समय पहले ही हिंदू मुस्लिम दंगों ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। अब जिंदगी मुझे उस मोड़ पर ले आई थी जहां मुझे ये फैसला करना था कि मुझे मेरी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है या फिर उनके। और आखिर में मैंने जिंदगी अपने तरीके से जीने का फैसला किया। मैं उनसे कोई बदकलामी नहीं करना चाहती थी और अपनी कम्युनिटी में शादी करके अपनी ख्वाहिशों का कत्ल करना भी मुझे मंजूर नहीं था। मैं पढ़ी लिखी हूँ और ये जिंदगी मेरी है और इसे जैसे मैं जीना चाहूँ वैसे ही जीऊंगी। इसका जवाब मेरे मन ने मुझे साफ साफ दे दिया था और मैंने तय कर लिया था कि अगली सुबह मेरी इस घर की आखिरी सुबह होगी। फिर क्या था, उस रात मैंने अब्बा, अम्मी और आफिया मेरी छोटी बहन से भी जी भर के बातें की। जब वो लोग सोने चले गए मैं सारी रात जागती रही। सुबह के इंतजार में मेरी नींद आंखों से उजड़ चुकी थी। सब सोए थे। नम आंखों से मैंने सारा घर घूर कर एक बार देखा। मुझे ये पता था बस जो भी मैं देख रही हूँ वो आखिरी बार देख रही हूँ। इसके बाद इस घर में कदम नहीं रखना है। दूसरे दिन ऑफिस के लिए घर से निकलते वक्त घर वालों से आखिरी मुलाकात थी। मैं सीधा जाकर नितांत से मिली और हम दोनों ने जाकर कोर्ट मैरिज कर ली, जिसकी अर्जी हमने कोर्ट में पहले से ही दे रखी थी। घर पर फोन करके बताने की हिम्मत नहीं थी। बस बहन को एक एसएमएस कर दिया था कि मैंने नितांत से शादी कर ली है। मुझे पता है कि यह बात जानकर तुम सबका दिल बहुत दुखेगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मैं नितांत की पत्नी हूँ। घर वालों को यह पता चलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर से लगातार कॉल आने लगे, मगर उन्हें अटेंड करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने जब हिम्मत करके फोन उठाया तो अब्बा गुस्से में बोले, किसी मुसलमान से शादी कर लेती या उसे मुसलमान बना लेती तो बात हमें समझ में भी आती, लेकिन शादी भी किया तो काफिर से शादी। तौबा तौबा, काफिर से शादी इस्लाम में जायज नहीं। जिसे तू शादी समझ रही है इस्लाम की नजर में वो गुनाह है और आज के बाद तू हमारे लिए मर चुकी है। अब तुम्हें दोबारा इस घर से किसी का फोन नहीं आएगा। अब आप ही बताइए, अब्बा की कही बात को मैं भला कैसे मान सकती थी जब नितांत ने मुझे वैसे ही स्वीकार किया था जैसी मैं हूं। नितांत ने फातिमा नाम की मुस्लिम लड़की से शादी की। ये बात जब नितांत के घर वालों को पता चली तो नितांत के घर पे भी बवाल मच गया था। लहसुन प्याज न खाने वाले ब्राह्मण फैमिली अपने बेटे के लिए एक मुस्लिम लड़की को कैसे कबूल करते। ये हम दोनों के लिए मुश्किल दौर था। नितांत को भी घर से बेदखल कर दिया गया। हम दोनों पुणे आ गए। हम दोनों नितांत के एक दोस्त के यहाँ ठहरे और वही नौकरी के लिए इंटरव्यू देने लगे। और ये नसीब की ही बात थी कि पहले नितांत की नौकरी लगी और फिर 3-4 महीने बाद मेरी, और हमने किराए का अपना घर ले लिया। हम दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। इसी बीच नितांत जिस एनजीओ में काम कर रहा था उसके बारे में अखबारों में खबर छपी, जिसमें नितांत के काम की खूब तारीफ की गई थी। इसकी खबर नितांत के घर वालों तक पहुंची और उसका पूरा परिवार हम लोगों से मिलने पुणे आ गया। और जैसे ही नितांत को देख के भावुक होकर नितांत और मुझसे लिपटकर रोने लगे। उन्होंने कहा
कि तुम दोनों जल्दी घर आ जाओ, लड़के की तरफ से हमें रस्म पूरी करनी है। और वो दिन भी आ गया जबकि पूरे समाज के सामने हम दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हुई। हाँ, इस फैसले से हम दोनों की जिंदगी पर कई असर पड़े। मेरी बात बताऊं तो अब नॉनवेज नहीं खा पाती हूँ, सास को किए वादे को निभाना चाहती हूँ, सिर्फ मीठी ईद मना पाती हूँ, रमज़ान पर इफ्तियार पार्टी ज़रूर करती हूँ। किसी को हर्ट करना गलत है, इसलिए बकरी ईद नहीं मना पाती हूँ। अब्बा, अम्मी, आफिया की बहुत याद आती है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? घर के लिए मेरी वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जब मुझे ज़रूरत होती थी तब अम्मी अब्बा मेरे लिए हमेशा मेरी छाव बनकर मौजूद रहते थे। लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, अब बड़े फैसले लेने का वक्त है। ये फैसले करते वक्त छोटी छोटी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उन्हें दरकिनार करना ही सही है। मैं आज अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रही हूँ और बहुत खुश भी हूँ। मेरा करियर भी अच्छा चल रहा है। काम कुछ ऐसा है कि कई बार लड़कियों की मदद करने का मौका भी मिलता है, ताकि मेरे साथ उन लड़कियों के भी सपने पूरे हो सके जिनका घर से निकलना आज भी कुछ लोगों को चुभता है। मेरे घर से निकलना समाज की ज़ुबान में कहें तो मेरे घर से भागने की यही सही बात मेरे लिए जीत है। लेकिन अगर आप मुझसे इस तरह के मामले में सच जानना चाहो तो मैं आपसे क्या कहूँ, इसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। नए संबंध बनाने के लिए माँ बाप से दूर रहना मेरे लिए बहुत पीड़ादायक था। मैंने मेरे निजी स्वार्थ के लिए अम्मी, अब्बा और आफिया से हमेशा हमेशा के लिए संबंध खराब कर लिए थे। मैंने उन्हें बहुत दर्द दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें विश्वास में लेना चाहिए था। शायद वो आज नहीं तो कल मान जाते या कुछ और राह बताते। यही कमी मुझे ज़िंदगी भर खलती रहेगी। पता नहीं मैं अपने माँ बाप से इस जन्म में दोबारा मिल पाऊंगी या नहीं। सच तो ये है, कोई माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते। लेकिन फिर मेरी आज़ादी का क्या ये आज़ादी मुझे मिल पाती?